हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये भाग 20 है और इसमें मैं 12 जनवरी 2021 में हुए शिफ्ट का जीएस पेपर का एनालिसिस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स भी है। उसके बाद रणथंभौर रणथंभौर नेशनल पार्क, फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये सभी राजस्थान में ही है। और राजस्थान में एक और इम्पोर्टेंट है केवलादेव नेशनल पार्क, या फिर एक घाना पक्षी विहार, ये भी राजस्थान में ही है। जो केवलादेव है, इसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा मिल गया था और 1985 में ये यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल हो गया था। केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन के आगमन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है, ये भी राजस्थान में है। डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो मरियाना गर्त जो पश्चिमी प्रशांत मरियाना गर्त जो पश्चिमी प्रशांत में खाई है, और वो गुआम के पास मरियाना द्वीप के पूर्व में है। तो खैर, आप मरियाना गर्त याद रखिएगा। और इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो चैलेंजर द्वीप में है। ठीक है। इसकी जो गहराई है वो है 10,994 मीटर। अगर मैं फीट की बात करूँ तो ये हो जाएगा 36,070 फीट। 2010 में इसे नापा गया था। अंडरस्टूड। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पेश किए गए और पारित किए गए सभी बिल निम्नलिखित में से किसकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही लागू हो सकते हैं? एज यू नो कि कोई भी जो बिल आता है वो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। उसके बाद ही वो पूरी तरह से कानून बनता है। और राष्ट्रपति के बारे में कुछ अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करती है। इसमें कौन कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, ध्यान रखना है। और जो अनुच्छेद 55 है, 55 रिलेटेड है चुनाव पद्धति से, जो एकल संक्रमणीय मत होता है। फिर अनुच्छेद 56 इसके कार्यकाल से रिलेटेड है। और दो इंपॉर्टेंट और याद रखना, एक याद रखना अनुच्छेद 61 जो महाभियोग से रिलेटेड है, राष्ट्रपति पे महाभियोग। और आर्टिकल नंबर 72 ये क्षमादान से रिलेटेड है। अंडरस्टूड। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसे 1983 में यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। और ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको चित्रकारी और मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? अप्सरा अप्सरा भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ये जो कामिनी है ना, ये कामिनी कल्पक्कम जो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसमें ये एक शोध रिएक्टर है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहला और दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 235 ईंधन का उपयोग करने के लिए रूपांतरित किया गया है। कामिनी ये कहाँ पे है? तो कल्पक्कम, तमिलनाडु, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। साइरस साइरस ये बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में है ये। वहाँ पे एक शोध रिएक्टर है और ये भारत में बनने वाला दूसरा परमाणु रिएक्टर है। और इस परमाणु रिएक्टर में जो है सो भारत कनाडा से आपूर्ति किया था 1954 में। और इसमें जो भारी जल का उपयोग हुआ था उसका आपूर्ति हम लोग किए थे यूएसए से। अंडरस्टूड।
और जो ध्रुव है भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर तो क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और अप्सरा सबसे पुराना। इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में किसकी स्थापना की? देखो इसरो को तो सभी जानते हो, इसके बारे में पता नहीं क्या लगता नहीं। जो IRS है उसका मतलब क्या होता है? IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जैसे कि अपना कार्टोसैट सीरीज हो गया, उसके बाद रिसोर्स सेट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं। तो रिमोट से सेंसिंग सैटेलाइट से डाटा प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिका में स्थापना किया गया किसका? AGEOS। AGEOS का फुल फॉर्म होता है अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये क्या करता है, जितने भी IRS अपने रिमोट सैटेलाइट है उनसे आंकड़े प्राप्त करके इसको देता है, ध्यान रखना है। और एक और देख लो NCAOR, ये क्या है, ये गोवा में है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च। इसको नहीं भूलना। और ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एक और देख लो NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ है, ये हैदराबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, इसरो का जो अंतरिक्ष विभाग है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसरो के जो भी मिशन है उसको क्लियर करना। निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का सही पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखो 1969 में जो अधिनियम आया था MRTP अधिनियम, इसे हम लोग कहते हैं मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि मार्केट में जो है सो जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, वो किसी एक आदमी के पास ना हो, यानी कि मार्केट में मोनोपोली ना बने। समझ रहे हो बात को? जिससे कि मार्केट पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल ना हो, इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। और ये जब एक्ट लाया गया था, लेकिन अब ये एक्ट प्रभावी में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2002 में एक नया एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट। और कंपटीशन एक्ट जो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, इसको रिप्लेस कर दिया। इसको भी ध्यान रखना है, कंपटीशन एक्ट को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? तो सोवियत संघ की गठन जो हुआ था 1991 में हुआ था, जिसमें हम लोग उसको USSR से जानते हैं। सोवियत संघ में आज का कौन कौन देश था देख लो। रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, उसके बाद मल्डोवा, लाटविया, लिथुएनिया, फिर एस्टोनिया, आर्मेनिया, उसके बाद जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी इसमें था USSR में। लेकिन जैसा कि पता है कि बाद में क्या हुआ, USSR का भंग हो गया, ये टूट गया। और 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं, 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिनलैंड जो है ना, ये USSR का पार्ट नहीं था। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं और सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+R का हम लोग उपयोग करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 चौ के अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, कितना? न्यूनतम 21 वर्ष की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और अगर मैं बात करूं थोड़ी सी पंचायती व्यवस्था की, तो हमारे भारत में 2 अक्टूबर, किस दिन? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिला में इसकी शुरुआत की थी। ये पॉइंट क्लियर है। और जो पंचायती राज व्यवस्था में गठन के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे कि
एक हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, और एक ले लो LM सिंघवी, फिर उसके बाद 64वां संशोधन हुआ, और फिर लास्ट में 73वां संशोधन 1993 में इसको अडॉप्ट पूरी तरह से कर लिया गया था। इसमें एक दो पॉइंट और ध्यान रखना, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ तो था ये 1992 में, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 1993 में। ठीक है, ये संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 9 तक टोटल कितना हो गया, 16, और अनुसूची 11, इसमें पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है, तो इस पॉइंट को नहीं भूलना है आपको। और इसी में एक और संशोधन जो हुआ था, ये 72वां था, और इसमें जो 73वां हुआ था, वो 73वां हुआ था, किससे रिलेटेड था वो, सॉरी 73वां 74वां हुआ था। 73वां था पंचायती राज, और 74वां था आपका नगर पालिका। किस रिलेटेड था, नगर पालिका से। और इसको हम लोगों ने रखा है भाग 9 क में। और इसका जो आर्टिकल है इसका कहाँ से कहाँ तक वो देख लो। इसका जो आर्टिकल है वो है 243 तो से य 6 तक। ठीक है, और इसे हम लोगों ने अनुसूची 12वीं अनुसूची में रखा है। कुल 18 विषय हैं इस पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 73वां 74वां आ गया था 1992 में, इफेक्ट हुआ 1993 में। ठीक है, इससे आया पंचायती राज और इससे आया नगर पालिका। संविधान का भाग 9 का ए, अनुच्छेद नहीं भी याद रखो, याद रखो अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जैव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? जैव पारिस्थितिकी कहते हैं। निम्नलिखित क्या है? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में कब हुआ था? जो हमारे गुरु नानक जी थे, उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को लाहौर, पाकिस्तान का एक जगह है तलवंडी, है ना, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब, है ना, ध्यान रखिएगा। 1469 हो जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1539 में। कहाँ पे? करतारपुर, जो कि पंजाब में है। और सिख के काफी प्रयासों के बाद क्या हुआ कि तलवंडी से लेकर के, तलवंडी जहाँ पे ननकाना साहिब है, वहां से लेकर के करतारपुर जो पंजाब में, एक कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि तीर्थयात्री यहाँ से सीधे पहुंच प्रदान कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, और जो गुरु नानक देव जी थे वो फाउंडर ऑफ सिख थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, ये याद रखना है। और ये पहले गुरु भी थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम्पी को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जितने भी विश्व धरोहर स्थल होते हैं उसको यूनेस्को घोषित करता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इसमें एक मंदिर है विट्ठल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेमस है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो कितना देर पहले? 48 घंटे पहले वो सब खत्म हो जाता है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की थी उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था वारेन हास्टिंग। क्या नाम था? वारेन हास्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1772 से लेके 1785 तक। और फिर बाद में हुआ यूं कि एशियाटिक सोसाइटी का नाम 1825 में द एशियाटिक सोसाइटी हो गया। इसमें थोड़ा और परिवर्तन हुआ। 1832 में इसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें फिर 1936 में इसका नाम बदल के हो गया द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी कि सब में ये
एशियाटिक सोसाइटी कॉमन है। तो कुछ भी पूछ ले विलियम जोन्स लगा देना है, ठीक है। नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो नादिर शाह 1739 में दिल्ली को लूटा। और नादिर शाह क्या किया कि शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया मयूर सिंहासन वो उठा के ले गया जाते समय। और इतना ही नहीं, जो कोहिनूर हीरा है उसे भी उठा के ले गया। बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो ये जो बुक है इसको लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है इनके कुछ बुक हैं जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक और याद रखना, ग्लिम्पसेस ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर इन्होंने लिखा था लेटर्स फॉर अ नेशन, इन्हीं का किताब है लेटर्स फॉर अ नेशन। और एक और बुक है इनका, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये सब जवाहरलाल नेहरू के बुक हैं, इनको उन्होंने लिखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना किस रूप से जाना जाता है? इसे हम लोग विनिवेश के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब कहीं भी विनिवेश लिखा रहे तो समझ लेना है सरकार ने कुछ अपना भाग बेच दिया है। जैसे कि सरकार रेलवे में विनिवेश कर रही है, इसका मतलब ये है कि रेलवे के कुछ पार्ट को वो बेच रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो विनिवेश का मतलब वही होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्ति है उसको बेचना। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? देखो, इसमें इसका जो भंडारण और फैलाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं लीक भी कर जाए तो ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है और पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। तो भंडारण और फैलाव इसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग ऑप्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? देखो, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कौन किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने किया था। और इसके खिलाफ 28 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आजाद जी थे, बिस्मिल साहब थे और अशफाकुल्लाह खान साहब थे। भगत सिंह उसमें नहीं था। भगत सिंह नहीं थे। और भगत सिंह के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। किसकी? तो नौजवान भारत सभा। और फिर इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसे बाद में HSRA के नाम से जाने जाने लगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंका था और उसके बाद नारे भी लगाए थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और बहुत कम उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और अभी वर्तमान में इसमें 164 देश सदस्य हैं। और इसके जो अभी महानिदेशक है उनका नाम है नगोजी नगोजी ओकोंजी इवेला। नगोजी ओकोंजी इवेला ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसकी पहली महिला निदेशक है। और दूसरा बात ये भी है कि पहली अफ्रीकी भी है जो इस पद पे गई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और कुछ और जलडमरू मध्य के बारे में मैं बात करूं, जैसे कि एक हो गया तुम्हारा मलक्का। जो मलक्का है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। फिर बाली बाली जो है ये जावा और बाली के बीच में है। और बेरिंग बेरिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बेरिंग USA और रूस के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? तो ये एक पौधा है मर्सिलिया। इसके जो प्रजनन अंग होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? तो इसे हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। और जो इस प्रक्रिया की खोज की थी 1857 में लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष के दौरान जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? एक्चुअली ये करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसको डाल दिया गया था इसमें। ये 2015-16 में भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो ये जीन क्रांति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीन क्रांति से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? इनका नाम था
अरुंधति रॉय को इनका एक जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर अवार्ड मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ये प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह या मलाबार विद्रोह ये 1921 में हुआ था और इसे दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। ये एक्चुअली 1921 से लेकर के 1922 तक जो है सो केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था और यह केरल के मोपला समुदाय के किसान ने किया था। ध्यान रखना, किसके विरुद्ध? तो जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये जो सूर्य मंदिर है अपना, एक सेकेंड, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसे बनवाया था राजा नरसिंह देव ने। राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? यानी कि WWWC, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और जो WWW है, इनके संस्थापक है 1994 में कौन है? तो टिम बर्नर्स ली ने की थी। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग अंग्रेजी में विलाई कहते हैं, विल्ले, और हिंदी में इसे दीर्घरोम कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट है अपना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, साइंस सेंटर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद से प्रयागराज, कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसकी है 1620 किलोमीटर और ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे भाग 21 में अगले सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग RN क्लासेस।